Guys, if you are not living on the edge, that means you are taking too much space. हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, क्यों हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, और प्रिपेयर करते हैं तो फेल क्यों हो जाते हैं, रिलेशनशिप इशूज़ एग्ज़ाम के साथ कैसे रिलेशनशिप को टैकल करें और प्रिपेयर कैसे करें, और स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है प्रिपरेशन करने की। दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक का नाम रखा है अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सभी एग्ज़ाम्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस देश में हो रहे हैं उस पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी जेईई, जेपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान जेईई, यूपी और यूके का ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स, उसमें जेईई के एग्ज़ाम्स होते हैं, गेट, टीएससी, इसरो, बार्क, एनआईसी, पीएसयूज, और कोई भी नॉन टेक एग्ज़ाम। ये आपको मैंने टेक्निकल एग्ज़ाम बता दी जो कि डिफरेंट ब्रांचेस के लिए हैं, और बैंकिंग, पीओ, एलआईसी, डिफरेंट एग्जाम आपके कोई भी ग्रुप ए से लेके ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कोई सा भी सेक्टर के एग्जाम्स हो सकते हैं, कोई सी भी लेवल के एग्जाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस टाइम पर प्रिपेयर नहीं किया तो दोस्तों आप बड़े लॉस में जाने वाले हैं। तो मैंने इस टॉपिक का नाम जब भी लिखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, डू इट और डोंट ड्रीम इट। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो अभी से काम करना पड़ेगा इस पर। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 6 से 7 महीने आप दीजिए बस। दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स की ही नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी आपके एग्जाम या कोई भी प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं आगे, उस पर आपको फोकस करना है अगले 6 से 7 महीने। क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना का पैंडेमिक पूरे चारों तरफ है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, कहीं जाना नहीं हो रहा है, सारे काम ठप हो चुके हैं। सिर्फ एग्जाम्स होंगे, जो भी होंगे वो दिसंबर के बाद ही होने वाले होंगे। भले ही यहाँ पे एसएससी जेईई ने आपको एक डेट दे दी है, 1 से लेकर 4 सितंबर, जेपीएससी एई ने 7 से लेकर 9 सितंबर, जेपीएससी एई ने दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 28 से लेकर 30 सितंबर दे दी है, यूपीपीएससी एई ने आपको 1 नवंबर दे दी है, और राजस्थान जेईई ने आपको 5 से लेके 12 दिसंबर। पीएससी का जो बहुत फेमस होने वाला है एग्जाम, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, पीएससी का 3 जनवरी 2021, गेट के लिए 6, 7, 13, 14 फरवरी 2021 में, और यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, बार्क, डीएमआरसी, इसरो, पीएसयू, एनआईसी, कोई से भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए मैं बात करूँ तो दोस्तों ये 7 महीने के अंदर हो जाएंगे। अगर आपने प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट किया, डेफिनेटली कोई एक ना एक एग्ज़ाम ज़रूर निकाल देंगे अगर आपने मन लगा के पढ़ाई की। हम आगे बात करेंगे कि मन कैसे लगता है, क्यों हम प्रिपेयर नहीं कर पाते, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम सक्सीड कर सकते हैं अपने पेपर्स में। आगे हम बात करेंगे उन सब मुद्दों पर, और कुछ भी नॉन टेक पेपर्स अगर आप नॉन टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे, और वो लोग भी हमसे पीछे नहीं है, टेक्निकल विद नॉन टेक, क्योंकि टेक्निकल के साथ भी नॉन टेक को हमें पढ़ना पड़ता है। तो नॉन टेक वाले अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये वीडियो कारगर होने वाली है। सो उन्हें भी इस वीडियो को ध्यान से देखनी चाहिए और लास्ट तक देखनी चाहिए कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, हम प्रिपेयर क्यों नहीं कर पाते, मन क्यों नहीं लगता है, कैसे हम मन लगा सकते हैं और कैसे हम सक्सीड कर सकते हैं, और कुछ रीजन जानते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो कि जिस पर मेरे पास क्वेश्चंस मिले हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लेके आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कॉजेस ऑफ फेलियर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था एक बंदे का, उसने मेरे को बोला, सर अगर मैंने प्रिपेयर किया और फेल हो गया तो मेरे तो 6 महीने की 7 महीने की प्रिपरेशन खराब हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा, इससे अच्छा मैं कहीं और फोकस करूँ। तो मैं इस चीज़ का जवाब उस समय पे तो मैंने बोला, बेटा तो अभी पढ़ाई कर, मैं इसका एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूंगा, इसके बारे में बात करेंगे, इसका मैं फेलियर के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, फेलियर आएगा क्यों? अगर आपने प्रिपेयर किया और जो एग्जाम डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो फेलियर आएगा क्यों? और आएगा तो उससे हारना नहीं है, क्योंकि जीत की तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 1% से भी कम है, और 90% आपको फेल होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो 1% के अंदर कैसे घुसना है, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो पे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ फेलियर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। दोस्तों, पहला फेलियर का कारण हो सकता है कि आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं। अब इस पे क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, सिलेबस बहुत बड़ा है। अब सारा सिलेबस को आप याद कर लोगे, रिमेंबर कर लोगे, दिमाग में बिठा लोगे, तो ये आपके लिए एक अजूबे वाली बात हो जाएगी। हम सारी चीज़ें दिमाग पे नहीं रख सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में कुछ भी आएगा उसमें से हम लोग सही कर देंगे। पर ये एक रॉन्ग अप्रोच है दोस्तों। आपको
पूरा नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जो आपको एग्जाम में याद रहने वाला है। तो दोस्तों आपको पहले तो ये समझना है कि आपका जो दिमाग के कितना रिटेन कर पा रहा है और कितना वो रिकॉल कर पाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वालिटी पे फोकस करिए। क्वालिटी मैटर करता है एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटिटी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, क्वालिटी मायने रखता है। अगर आपने 60% भी अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, इसमें से भी आप उस एग्ज़ाम को निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने 100% पढ़ लिया, लेकिन 100% का आपको क्वालिटी में आप बात करूँ कि 20% भी नहीं आता, तो दोस्तों आप डेफिनेटली अच्छा नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। सो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कि रिलाइंग ऑन अदर नोट, मतलब जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। लोग ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, काफ़ी सारे जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग, क्या करते हैं, उनके नोट्स परचेज करके उसके बाद बेचते हैं। उसको बेचते हैं लोग, बच्चे क्या होते हैं कि यार वो सोचते हैं कि इन्होंने टॉप किया है और उसके नोट्स काफ़ी कारगर होंगे, अच्छे होंगे और उससे शायद मैं भी निकाल दूंगा वो एग्ज़ाम। पर ये गलत अप्रोच है। आपको अपना नोट्स खुद बनाना है अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं कॉपी पर वो आपके दिमाग पर रिटेन रहेगा और आपको याद रहेगा कि आपने ऐसे इस टाइप से लिखा था और ये आपको वहाँ पे एग्जाम में एकदम इमेज बन के सामने आएगा कि मैंने इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे लिख रखा है, इस पेज पे लिख रखा है। और वो रिकॉल करने में भी बड़ा आसान होता है, उसका रिवाइज करने में भी बड़ा आसान होता है। इसलिए रिविजन और दिमाग में रखने के लिए वो सारी चीज़ें बड़े यूजफुल होती है। तो तीसरा रीज़न हो सकता है फेलियर का डेली लाइफ डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों आपने देखा होगा डेली लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो डेली लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आपका सबसे पहला सोशल मीडिया हो गया। तो अगर आपको पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन आप इसको चैटिंग के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद इसमें आप अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है आपका टाइम, तो डेफिनेटली ये आपके लिए कारगर नहीं हुआ। तो आपका डेली लाइफ डिस्ट्रैक्शन में सोशल मीडिया सबसे पहले आता है। उसके बाद आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि रिलेशनशिप इश्यूज। अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपके लिए ठीक है ये, लेकिन आपके पास अगर कोई पार्टनर नहीं है कि आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको आपके लिए बेटर क्या है, वक्त को अगर बता नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली इस टाइम आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ से दूर जाना, 7 महीने आपको रोकना है अपने आप को। मतलब अभी जून लास्ट चल रहा है, जून से लेके आपको दिसंबर एंड तक अब एटलीस्ट तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। बेसिकली अगर आपका पार्टनर समझदार है, अगर आपको समझा रहा है कि आपको इस टाइम पर प्रिपरेशन करनी है, हम कम बात करेंगे चलेगा, 20 से 30 मिनट बात करो, दिल्ली का चलता है, लेकिन इससे ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपका बंदी या आपको मोटिवेट कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है स्टडीज़ में, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप काफ़ी कारगर होगा। और चौथा इसमें पॉइंट हो सकता है कि एक्सपेक्टिंग सक्सेस टू अर्ली, यानी कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, यानी कि आपने प्रिपरेशन किया और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो उस केस में भी आपका फेलियर का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। कि अगर आपको चीज़ें आती हैं वहाँ पे आपने गलत कर दी या आपने कोई भी मिस्टेक कर दी वहाँ पे, सिली मिस्टेक, तो डेफिनेटली वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा ना। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। इसीलिए एक्सपेक्टिंग सक्सेस टू अर्लियर वो भी गलत है कि आप घर में बैठ कर अज्यूम कर रहे हो कि आप सक्सेसफुल हो गए और प्रिपेयर नहीं कर रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप शांति से बैठ गए हो, तो वो भी आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा एग्जाम में। इसीलिए फेलियर का कॉज वो भी बनता है। इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन जो रिजल्ट था वो मेरे फेवर में नहीं आया। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो हार्डवर्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हार्डवर्क से ही एग्ज़ाम को निकाला नहीं जाता है दोस्तों, स्मार्ट अप्रोच से भी निकाला जाता है। स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है कि देखिए, आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि हर एग्ज़ाम अलग अलग है, हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग है, हर एग्ज़ाम हर डिफरेंट एरिया पे फोकस करता है। तो इसीलिए किसी में टेक ज़्यादा आता है, किसी में नॉन टेक ज़्यादा आता है, किसी में किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पूछा जाता है, किसी में कम पूछा जाता है, किसी में हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में कम लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें आपको समझना होगा कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस टाइप का होने वाला है और किस लेवल पर हमें प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो और सिलेबस देखो। वेबसाइट पर सिलेबस दिया होता है, इसके बाहर मत पढ़ो, मतलब इसके बाहर पढ़ना तो बेवकूफ़ी है। और जो सिलेबस में दे रखा वो भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपका प्रीवियस ईयर रिलेट करता है। और उसके बाद इसमें आपको 20-80 प्रिंसिपल लगाना है, ठीक है। 20-80 प्रिंसिपल मतलब 20 ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इसमें 20% का
मतलब जो कि 80% एग्जाम में पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट पे आपको जो था फोकस करना है। अगला पॉइंट हो सकता है कि इसमें नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद वन सेल्फ, मतलब एवरी डे एफर्ट्स काउंट्स डेफिनेटली। तो दोस्तों आपको हर एक दिन में जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो काउंट हो रहा है, तो इसीलिए आपको प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना है। और दोस्तों प्लीज़ 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 स्टॉप टू से वी हैव इनफ टाइम टू स्टार्ट, इनफ टाइम टू प्लान, इनफ टाइम टू प्रोसीड। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आपको दिक्कत पैदा करती है कि आप तो ये सोचते हैं कि अभी मेरे पास 7 महीने है, क्यों ना मैं 2 महीने या 3 महीने प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा। नहीं दोस्तों, ऐसा एक बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच है, क्योंकि 2-3 महीने पहले तो आपको रिविज़न करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी देनी है। तो आपको 7 महीने पहले इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको दिमाग में एक प्लानिंग बनाते हुए चलना है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करेंगे कि अभी आपसे प्रिपरेशन सिर्फ 2 घंटा हो रही है एक दिन में, या 3 घंटा हो रही है, 4 घंटा हो रही है, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कर करके ये इंक्रीज़ करके आप इसको 10 to 12 पर लेके आ सकते हैं। वो आप लास्ट के 2 महीने में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको फोकस करना है कि अभी से आपको ग्रेजुअली अपने एफर्ट्स लगाने पुट करना पड़ेगा। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक दिन का एफर्ट काम करता है आपके सक्सेसफुल बनने के लिए। तो दोस्तों इसमें हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात ये भी कर सकते हैं कि हमें जो प्रैक्टिस करना है उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ प्रैक्टिस करना है। मतलब कहने का मतलब है कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और जिस एरिया में आप एक्सपर्ट ऑलरेडी है, जो एरिया आपको अच्छे से आता है, तो उस पर कम फोकस करके दूसरी चीज़ पे फोकस करें जो आपका वीक पोर्शन है, क्योंकि वीक पोर्शन को भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप उसको पीछे छोड़ देंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है उस सब्जेक्ट के लिए। तो डेफिनेटली आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है, इसीलिए आपको टाइम के साथ कंसिस्टेंसी बनानी है, तो सब्जेक्ट के साथ भी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। यानी कि हर एक सब्जेक्ट को आपको फोकस करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कमी है और उस पर काम करना पड़ेगा और वेल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस पॉइंट पे मैं लास्ट पॉइंट बोलूँगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। यानी कि अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो आप टैलेंटेड पर्सन को भी हरा देंगे, अगर टैलेंटेड पर्सन ने काम करना छोड़ दिया है तो। यानी कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। अगर आपके पास गॉड गिफ्ट है कि आपका दिमाग अच्छे से रिटेन कर पाता है, समझ पाता है चीज़ों को, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। और अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आपको कीप ऑन लर्निंग पर फोकस करना है और इम्प्रूविंग पर फोकस करना है, इसीलिए आपको अपग्रेडेशन मिलेगा और अच्छा कर पाएंगे आप एग्जाम में। अगर आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है तो आपको कंटिन्यूसली हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो खूबी आपके अंदर बनानी पड़ेगी, खुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने नहीं दिया, भगवान को खुद पता है कि आप वो चीज़ अपने आप बना सकते हैं धरती पर जाने के बाद। इसीलिए भगवान ने आपको वो चीज़ नहीं दी है, इसीलिए आपको वो हिम्मत दे के भेजा है कि आप 7 घंटे से लेकर 10-12 घंटे तक आप डेली मेहनत करके अपने आप को बना सकते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ें आपको नहीं दी गई है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए बोलता हूँ मैं बार बार। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्रिपेयर फॉर एग्जाम विद स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच के बारे में मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, हार्ड वर्क इनफ नहीं है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है आपको स्मार्ट अप्रोच, आपको पता होना चाहिए आपके लिए सही और गलत क्या है उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए आपको जब भी स्टडीज करनी है तो आपको इन पॉइंट का ख्याल रखना है। तो दोस्तों इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले कि कोई भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी आप थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं तो आप उसको स्टोरी टेलिंग के रूप में पढ़े, स्टोरी टेलिंग के रूप में पढ़े। यानी कि आप उसकी स्टोरी बनाएं, यानी कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है, कोई भी आपका टॉपिक है, तो उसको स्टोरी बना के आप अपने दिमाग में फीड करिए। और जैसे मैंने आपको बोला था 80-20 प्रिंसिपल, यानी कि 20% इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें, जो आपको पता है कि प्रीवियस पेपर जब आपने एनालाइज किया होगा, प्रीवियस पेपर एनालाइज करिएगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 20% चीज़ें 80% पूछा गया है, मतलब बहुत बार वो उस एरिया से क्वेश्चन आया गया है, तो उस पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको बहुत जान लगानी है। ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 80% को भूल जाना है, क्योंकि दोस्तों 80% भी 20% वेटेज है वहाँ पे, इसको भी आपको पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पे जान लगानी है और इस पे कम जान लगानी है। तीसरे पॉइंट पे बात करता हूँ, रिमेंबर की पॉइंट्स। देखिए हम जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती है, कि ऑलरेडी वहाँ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर बहुत रहता है, तो इस वजह से हमें चीजें याद नहीं रहती है। तो आपको चीजें याद रखने के लिए अभी से नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो भी
भी अल्ट्रा शॉर्ट नोट, जिसमें आप सिर्फ कीवर्ड्स लिखेंगे और फालतू का कुछ भी नहीं, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, उसके कीवर्ड्स लिखेंगे। तो यानी कि आप अगर नोट्स बनाते हैं तो आप स्मार्टली नोट्स प्रिपेयर करिए, उसमें सिर्फ कीवर्ड्स ही मेंशन करिए, फालतू का चीजें मत लिखिए, कीवर्ड्स लिखिए, डायग्राम बनाइए, थ्योरी बनाइए। राइटिंग मैटर नहीं करती, कोई वहां पे आपका राइटिंग टेस्ट नहीं करेगा। आप कलरफुल पेंसिल यूज करेंगे तो उससे आपके अलग अलग रंग देखेंगे तो आपको याद हो जाती हैं चीजें। इसमें आपको मैं चौथा पॉइंट बताता हूं कि हमेशा जो भी आपने चीजें पढ़ी है तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप पहले तो एग्जाम्पल सॉल्व करिए, अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे होंगे तो उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। और टेस्ट सीरीज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसमें आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि चीजें आपको कितना आती है और वहां से आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं कोई भी एग्जाम में। तो इसीलिए प्रैक्टिस टेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा अपने एरिया के सब्जेक्ट में, कोई भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें। कहने का मतलब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज को उठाएंगे। बैंकिंग है तो आपको बैंकिंग के जो बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो उसके लिए आप जाएंगे। आपने अगर 2 घंटे का टेस्ट सीरीज दिया, आप उसको कम से कम 1 घंटा तो एनालाइज करने के लिए देना ही पड़ेगा। 2 घंटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात हो, क्योंकि गलतियां आपको पता चलती है, उस गलतियों पे आप वर्क करते रहिए। जितना आप उस पर काम करते रहेंगे आप अपने आप को बनाते जाएंगे। उसके बाद 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, इसमें हमेशा प्रायोरिटाइज करिए चीज़ों को। प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए जो भी चारों तरफ चल रहा है इस एनवायरनमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, जो भी आपका टॉपर है ऑलरेडी किसी उन्हीं एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, 4 या 5 महीने के बाद वो पेपर दोबारा होंगे, उसमें भी कोई ना कोई टॉपर बनेगा। तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि वो ऐसा करते क्या है। उनको प्रायोरिटाइज करना आता है कि उनका काम जो है उसको प्रायोरिटाइज करे, यानी कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वक्त उसको उनको पता है इस वक्त। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप में आना, घर में सपोर्ट करना, या पढ़ाई करना, या घूमना फिरना, दोस्तों से चैटिंग करना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सअप चलाना, कोई भी ये चीज़ें उनको ऑलरेडी पता है किस टाइम पे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चीज़ों को, उनको पता है। इसीलिए वो फेल नहीं होते हैं, वो सक्सेसफुल हो फिर वो काम करते हैं जो कि आप कर रहे हो अभी। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस की। देखिए, डिस्ट्रैक्शन 4 और है, मैंने बात की है सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह आपको डिस्ट्रैक्शन मिलती है अगर आप उसको वाइसली यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ चैटिंग के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए, या गपशप करने के लिए, किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए, क्योंकि अभी वो आपका मुद्दा नहीं है, तो आप फिर भी जाके किसी भी पॉलिटिकल व्यूज़ पर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको बेनिफिट नहीं देगी कोई भी एग्जाम को क्रैक करने। तो आप उस चीज़ को बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को अभी कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद मेरे को नॉलेज दे रहा है, लेकिन यार दोस्त, मेरे भाई, एग्जाम को क्रैक करना है आपको इस वक्त, तो वो चीज़ पे आपको पहले फोकस करना है ना। उसके बाद कट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि इन सब चीज़ से दूर रहिए। पहले तो 7 महीने की मैंने बात की है, तो टीवी से दूर रहिए, टीवी मत चलाइए, बिल्कुल भी टीवी से तो दूर रहना है आपको। गेम्स नहीं खेलना है, गेम्स बंद करिए, चैटिंग कम करिए, वॉन्डरिंग, फालतू घूमना उमना बंद करिए। और दोस्तों, ये 6 से लेके 7 मंथ्स के लिए आप अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ दीजिए, फ्रेंडशिप ना ही रखिए। देखिए, आप बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि स्ट्रिक्टली एडवाइस करता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, सबको अपनी पड़ी रहती है आज के जीवन में। ठीक है, आप आपके 1-2 फ्रेंड्स होंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, आप उनको साथ लेके चल सकते हैं इस जर्नी में। पर लेकिन आप बहुत सारे दोस्त नहीं बना सकते हैं, जैसे ग्रुप चैट हो गया, उसमें हम नहीं बात कर सकते, इस वक्त अलाउ नहीं करता है ये नियम, लॉ। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मार्जिन से, तो डेफिनेटली वो टाइम आपको अपने प्रिपरेशन में लगाना पड़ेगा। सो दोस्तों, वो 6 से लेकर 7 महीने के बाद आप उन दोस्तों से बात करिए, एग्जाम निकालिए, फिर बात करिए। देखिए, अच्छा लगेगा आपको भी बात करने में, उनको भी अच्छा लगेगा कि मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जिसने कुछ किया है अपने लाइफ में। तो डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करता है। तो आप ये करके देखिए कि अपनी फ्रेंडशिप को फिलहाल के लिए बंद करिए और काम पर फोकस करिए। और 5th पॉइंट ये हो सकता है दोस्तों कि स्टॉप वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। आप मोटिवेशन की सर्च में आप यूट्यूब को पूरा छान मारते हैं कि मोटिवेशन संदीप महेश्वर, विवेक बिंद्रा, आप देखिए
नो इशू देखिए आप, लेकिन आप डेफिनेटली वहां पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप वो वाली वीडियोस देखेंगे। एक ट्रैप होता है, उसके अंदर आप फंसते जाते हैं, वो आपको नहीं करना है इस वक्त। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप इनर मोटिवेशन लेके आइए कि अंदर से, आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि इसके लिए हमारे पास रीज़न होना चाहिए, तो उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। लेकिन इसमें मैं लास्ट पॉइंट और कवर करता हूँ, 7वां पॉइंट। देखिए, टॉपर और आपके लिए, दोनों के लिए 24 आवर्स है। क्यों टॉपर अच्छा कर रहा है और आप नहीं अच्छा कर रहे हो, या आपके मन में आशंका है कि नहीं आप अच्छा कर सकते, तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं टॉपर एक ऐसी चीज कर रहा है कि वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। यानी कि अभी टॉपर अंडरग्राउंड होकर पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, वो सोशल मीडिया से अवे है, वो एंड्रॉइड फोन बंद करके छोटा वाला फोन यूज करता है और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। वही चीज आपको भी करके दिखानी है। यानी कि सैक्रिफाइसेस मस्ट है अगर आपको ग्रेट सक्सेस चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक नियम है ये, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बेनिफिट ले पाएंगे अपने लिए, क्योंकि आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपनी जर्नी में, अपने काम पर। तो इसीलिए कहूंगा मैं, सैक्रिफाइस दीजिए अपने सोशल मीडिया का, अपने घूमने फिरने का, और अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए अपने काम पर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हैव अ रीजन पर। देखिए, रीजन होना क्यों जरूरी है दोस्तों। देखिए, आपके पास अगर कोई रीजन है कि आप क्यों पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप जाइए उसके लिए, उसी रीजन को आप कंटिन्यू रखिए। कभी भी आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, आपको मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, आप लेजी हो रहे हैं, तो उन रीजंस को याद करके आप अपने आप को मोटिवेट करके दोबारा से उठाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आपके पास रीजन होना जरूरी है, क्योंकि वही रीजन आपको इस जर्नी में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो आपको रीजन होना जरूरी है। आपके पास रीजन नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप अपना एक रीजन अपने पेरेंट्स को बनाइए, यानी कि मम्मी और पापा को अपना रीजन बनाते हैं कि उन्होंने मेरे लिए 25 साल काम किया है, मेरे लिए वर्क किया, मेरे को पढ़ाया लिखाया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो मैं क्यों न साथ मैं अपने लिए काम करूं, सिर्फ अपने लिए। वो आप कुछ नहीं देंगे उनको, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनको एक खुशी दे सकते हैं जो कि उनको चाहिए। ये 7 महीने आप करके दिखाइए। तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देता है कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन को लेके जाइए आगे, और डेफिनेटली कभी भी लेजी और आपका मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, डेफिनेटली आप उससे तो निकलकर पढ़ाई करने लग जाएंगे। और हैव फेथ ऑन यू, ये आपको सीखना पड़ेगा। आप अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, आप अच्छा करने के लिए ही इस धरती पे आए हैं। तो आपको फेथ होना और बिलीव होना अपने ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बिलीव के आप अच्छा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपको बिलीव बनाना पड़ेगा। कैसे बना पाएंगे, देखिए अब थ्योरेटिकल बातें हो गई, कैसे बनाएंगे बिलीव। देखिए, छोटा टारगेट बनाइए, डेली बेसिस पे छोटा टारगेट बनाइए, फिर उसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा, ऐसा टारगेट बनाइए कि आप उसको अचीव कर पाए। देखिए, इससे क्या होगा ना कि आप इतना टारगेट बनाया और आपने इसको अचीव कर लिया, इसको भी अचीव कर लिया, इसको भी अचीव कर लिया, ऐसे आप 20-21 दिन तक करके देखिए, तो क्या होगा, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाएगा। तो आप इतना काम करने वाले थे, लेकिन आप इतना काम कर जाएंगे एक दिन, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपके पास टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन चारों ओर है, तो आपको पता नहीं होता है कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि ट्रैप में ऐसे फंसाया गया है ना आपको एडवर्टाइजमेंट ने, एंड्रॉइड ने, और आपको जो इतने बड़े बड़े इस वक्त ऑपरेटर बैठे हैं उन्होंने, कहने का मतलब है मोबाइल फोन और जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते, तो वो आप वहां पे फंसते जाते हैं। तो इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, और प्लानिंग करना किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेक टाइम टेबल एंड प्लान टू हैव कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन योर वर्क। कुछ एक सैंपल मैं बनाता हूँ। जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था, तो वो मेरा कुछ इस टाइप का था कि मैं 7 बजे उठता था, क्योंकि मैं रात में नहीं पढ़ पाता हूँ, तो मैं सुबह लगभग 7 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। 7 से 8 बजे वेकअप करके ब्रश करके पुशअप्स करता हूँ, क्योंकि लिटिल बिट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, या कुछ भी करिए। देखिए, मेडिटेशन दिमाग के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बोलूंगा, मेडिटेशन आप कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो मैं कहूंगा कि 2 से 3 मिनट करिए बस। देखिए दोस्तों, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसलिए आपको 2 से 3 मिनट तो कम से कम मेडिटेशन करना जरूरी है। देखिए, ये दिमाग के लिए, आपके माइंड को पीसफुल बनाने के लिए और फोकस करने के लिए। तो पीसफुल बनेगा और फोकस हो पाएगा माइंड आपका अगर आप मेडिटेशन करते हैं।
पुशअप्स करने से आपका लेजीपना दूर होगा और उस टाइम पे आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टाइम पे मोबाइल यूज़ कर लेता था। 1 घंटे का टाइम है, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि आपके पास कॉल आते हैं या कुछ भी होता है, आपका इंपॉर्टेंट वर्क रहता है, ईमेल करना होता है, आपको ईमेल चेक करना होता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आप पुशअप्स या कोई से भी एक्सरसाइज वगैरह भी आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं उस दौरान, और गाने वगैरह भी सुन सकते हैं। और 8 बजे से 9 बजे तक मैं क्या करता था, ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के साथ मैं मोबाइल यूज़ कर लेता था। तो आप पीसफुल आप यहाँ पर पीसफुल सॉन्ग सुन सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, या कुछ भी ऐसा जिससे आपको एक किक मिले कि आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आपको ये चीज करने को आप कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद स्टार्ट होता है स्टडी टाइम। तो मैं 9 से 12 बजे तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता था और मेरा मोबाइल हमेशा एयरप्लेन मोड पे रहता है। उसके बाद अब 12 से 2 के बीच में लंच करिए, कुछ भी करिए। देखिए, मैं दोपहर में नहाता था क्योंकि मेरे को दोबारा से एक दिन स्टार्ट करना होता था। सुबह उठ के तुरंत पढ़ाई की, काम वाम करने के बाद उसके बाद मैं दिन में नहाना प्रेफर करता था, और सोशल मीडिया वगैरह को भी मैं दिन में यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया था कि मैं 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अपना मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 4 घंटे की प्रिपरेशन, यहाँ पर आपका ये पीक टाइम होना चाहिए, क्योंकि सारे एग्जाम कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करते हैं और कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करते हैं। तो ये आपका पीक पीरियड्स है दोनों के दोनों। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन कट ऑफ करके यहाँ पे आपको ज्यादा काम करना है अपने लिए, और एयरप्लेन मोड पे रख के आपको। उसके बाद 6 से लेकर 7 के बीच पे इवनिंग वॉक करिए, घर का कुछ काम होगा, आप मम्मी पापा को हेल्प करते हैं वहां पे करिए। उसके बाद कोई भी सोशल मैसेजेस वगैरह देख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और मोबाइल को यूज कर सकते हैं 6 से लेकर 8 के बीच में। उसके बाद 8 से लेकर 10:30 तक फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उसके बाद 10:30 से 12 के बीच में अब मैं फुल अपने लिए काम करता हूँ, प्रमोशंस वगैरह और इंस्टा पे काम करता हूँ, और उसके बाद मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ। कुछ भी आप यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आप मोबाइल को यूज करके करते हैं। उसके बाद 12:30 से लेकर 7 के बीच में सोने का था टाइम, आराम से सोना है और फोन को एकदम बंद करके साइलेंट मोड पर सो जाना है। ये एक मैंने सैंपल बना दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। देखिए, अब बात आती है स्टे मोटिवेटेड। देखिए, काफी सारे फैक्टर्स और इनर इंस्पिरेशन होना जरूरी है कि जिससे आप पढ़ाई कर पाए। तो देखिए, मैं क्या करता था अपने टाइम पर, मैं इन सॉन्ग्स को और इन वीडियोस को काफी सुना है मैंने। तो आप भी इनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको जाके वॉच करिए। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ इन वीडियोस में क्या है। सबसे पहला ये एक सॉन्ग है जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि आपकी जब नौकरी लग जाती है तो आपको क्या मिलता है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसको जाके सुनिए। और लक्ष्य हर हाल में पाना है, बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है। तो आप इसको सुबह, जैसे मैंने बोला है ना, कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते वक्त अपना काम कर सकते हैं, तो इन सब वीडियोस को और सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। आशा है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, इसको जाके देख सकते हैं। जिद्दी, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम के ऑटोबायोग्राफी ज़रूर सुनिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। गुलजार साहब ने लिखा है, इसको जाके ज़रूर देखिए। उसके बाद भगवत गीता का सार है, 2 घंटे में कंप्लीट कर रखा है, तो आप उसको जाके सुन सकते हैं। उसके बाद कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वगैरह जिनको रहता है, उनके लिए भी चाणक्य ने एक बहुत अच्छा पॉइंट 2 मिनट की वीडियो में दे रखा है, तो आप इसको जाके वॉच कर सकते हैं। आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, और रोमन सैनी ने तो बचपन से ही काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन निकाले हैं, तो उन्होंने ही एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू क्रैक वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन। उन्होंने बहुत अच्छा बात कही है उसमें, और मल्टी टैलेंटेड के साथ साथ वो प्रिपरेशन में कितना अच्छे थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू और नज़रिया देख सकते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। उसके बाद मुनीबा मजारी, सब कुछ होने के बाद उठी हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंस्पिरेशन है वो आज हम सभी के लिए, तो सभी जानते हैं इनको। सारी वीडियोस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और ज़रूर जाके चेक करिए, काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ क्लिक द साइड रेड button to subscribe this channel and hit the bell icon to get notified if we will upload some more interesting videos for you. So thank you so much for watching this video. Have a great day.